स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम मैनेजमेंट का जो तीसरा चैप्टर है नेतृत्व विकास, इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो नेतृत्व विकास से संबंधित प्रश्नों को शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा नेतृत्व विकास के बारे में जान लीजिए। तो नेतृत्व का अर्थ होता है एक विशिष्ट गुण जिसमें किसी व्यक्ति की परिपक्वता, चतुराई या योग्यता उस व्यक्ति से संबंधित होती है और वह व्यक्ति इन गुणों के आधार पर क्या करता है, दूसरे व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया नेतृत्व कहलाती है। इसी के आधार पर आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो नेतृत्व का कार्य क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं नियोजन व निर्देशन, अभिप्रेरणा प्रदान करना, अधीनस्थों का सहयोग प्रदान करना या यह सभी। तो याद रखिए नेतृत्व का कार्य जिसके अनुसार कोई व्यक्ति नियोजन व निर्देशन करता है, अभिप्रेरणा प्रदान करना, अधीनस्थों का सहयोग प्राप्त करना, तो ये सभी कार्य नेतृत्व के कार्य में से संबंधित हैं। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। अगला प्रश्न दिया गया है अच्छे नेता का गुण क्या नहीं है? तो चार ऑप्शन में से अच्छे नेता के गुण क्या नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं उच्च शारीरिक क्षमता, पहल शक्ति, आक्रामकता का अभाव या चातुर्य। तो उच्च शारीरिक क्षमता, पहल शक्ति, चातुर्य, ये सभी अच्छे नेता के गुण हैं। आक्रामकता का अभाव अच्छे नेता का गुण नहीं है। राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है विकेंद्रीकरण के सिद्धांत आधारित नेतृत्व शैली क्या है? ऑप्शन है निरंकुश नेतृत्व शैली, जनतांत्रिक नेतृत्व शैली, स्वतंत्र नेतृत्व शैली या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए विकेंद्रीकरण के सिद्धांत आधारित जो नेतृत्व शैली है वह है स्वतंत्र नेतृत्व शैली। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निरंकुश नेतृत्व शैली में संदेशवाहक केवल किसकी ओर होता है या किस ओर होता है? ऑप्शन है ऊपर की ओर, नीचे की ओर, बराबर या कोई नहीं। तो याद रखिए निरंकुश नेतृत्व शैली में जो संदेशवाहक है वह केवल कैसा होता है? नीचे की ओर होता है। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नीचे की ओर। अगला प्रश्न है पद की चुनौती का भय किसकी बाधा है? ऑप्शन है नेता, व्यक्तिगत, अधिकारी या इनमें से कोई नहीं। तो पद की चुनौती का भय व्यक्तिगत बाधा है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अच्छे नेता के गुण कौन कौन से होते हैं या क्या होते हैं? तो ऑप्शन है शारीरिक क्षमता, बौद्धिक योग्यता, निर्णय शक्ति और आत्मविश्वास या यह सभी। तो याद रखिए एक अच्छे नेता के अंदर जो गुण होते हैं उनमें शारीरिक क्षमता, बौद्धिक योग्यता, निर्णय शक्ति और आत्मविश्वास, ये सभी गुण एक अच्छे नेता में होते हैं। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। अगला प्रश्न है नेतृत्व शैलियां प्रायः कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो याद रखिएगा जो नेतृत्व शैलियां हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। और वह 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं ये भी आप याद रखिए। तो उसमें पहली है निरंकुश नेतृत्व शैली, जनतंत्रीय नेतृत्व शैली और तीसरी है स्वतंत्र नेतृत्व शैली। तो ये 3 प्रकार की नेतृत्व शैलियां होती हैं जिसमें निरंकुश नेतृत्व शैली, जनतंत्रीय नेतृत्व शैली, स्वतंत्र नेतृत्व शैली। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है नेतृत्व का क्या महत्व होता है? ऑप्शन है अभिप्रेरणा का स्रोत, नियोजन संबंधी कमियों को दूर करना, परिवर्तनों के अनुसार समायोजन या यह सभी। आप लोग भी साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ
टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो नेतृत्व का महत्व क्या होता है, जिसमें अभिप्रेरणा का स्रोत, नियोजन संबंधी कमियों को दूर करना, परिवर्तनों के अनुसार समायोजन, ये सभी नेतृत्व के महत्व में हैं। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक संगठन एवं सामाजिक समूह कैसे होते हैं? ऑप्शन है एक दूसरे से भिन्न नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, एक दूसरे के साथ घनिष्ठ सहयोग के आधार पर सदैव कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा, सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह एक दूसरे के साथ घनिष्ठ सहयोग के आधार पर सदैव कार्य करते हैं। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक समूह के सदस्य, ऑप्शन दिए गए हैं, पारस्परिक चेतना एवं पारस्परिक संबंधों को अभिव्यक्त करते हैं, सामान्य मान्यताओं एवं मूल्यों को मानते हैं, सामान्य उद्देश्यों का अनुसरण करते हैं, उपर्युक्त सभी। तो याद रखिएगा, एक समूह के सदस्य पारंपरिक चेतना एवं पारंपरिक संबंधों को अभिव्यक्त करते हैं, समान मान्यताओं एवं मूल्यों को मानते हैं, समान उद्देश्यों का अनुसरण करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक समूह कार्य का विकास व्यावसायिक रूप से कब हुआ? ऑप्शन है वर्ष 1930, वर्ष 1932, वर्ष 1935 या वर्ष 1910। याद रखिएगा, सामाजिक समूह कार्य का विकास व्यवहारिक रूप से 1935 में हुआ। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस विद्वान के अपनी परिभाषा में सामूहिक कार्य को एक शिक्षात्मक प्रक्रिया बताया है? ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूस्टैटर, हैमिल्टन, कोनोपका या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूस्टैटर। अगला प्रश्न है, समूह कार्य का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है व्यक्तित्व विकास, पुनः समायोजन, समस्या समाधान या उपचार। समूह कार्य का जो मूल उद्देश्य है वह है समस्या समाधान। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, समूह कार्य क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, कार्यक्रम, जनसंचार माध्यम, पारस्परिक प्रक्रिया, लोगों के साथ मिलकर कार्य करने की विधि, मनोरंजन का एक प्रकार। तो याद रखिएगा, समूह कार्य लोगों के साथ मिलकर कार्य करने की विधि है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, हार्टफोर्ड के अनुसार समूह कार्य के क्षेत्र हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, व्यक्ति का मनुष्य के रूप में विकास तथा सामाजिक समायोजन करना, ज्ञान तथा निपुणता में वृद्धि द्वारा व्यक्तियों की रुचि में बढ़ोतरी करना, समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो समूह कार्य क्षेत्र है हार्टफोर्ड के अनुसार यह सभी हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक समूह जो एक व्यक्ति को एक ही समय में अन्य समान समूहों में सम्मिलित होने की इजाजत नहीं देता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है नियोजी समूह, अंतः समूह, बंद समूह या समवेत समूह। याद रखिएगा, एक समूह जो व्यक्ति को एक ही समय में अन्य समान समूहों में सम्मिलित होने की इजाजत नहीं देता है, वह एक बंद समूह कहलाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, समूह कार्य अभ्यास के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क, कोलंबिया विद्यालय ऑफ सोशल वर्क, ऑक्सफोर्ड विद्यालय ऑफ सोशल वर्क या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए, समूह कार्य अभ्यास के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किया गया है एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, बड़ौदा विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग ने किस वर्ष समूह कार्य अभ्यास के पहले
अभिलेखों का विकास एवं प्रकाशन किया? ऑप्शन है वर्ष 1950, वर्ष 1960, वर्ष 1940 या वर्ष 1970। तो याद रखिएगा, बड़ौदा विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग ने जो समूह कार्य अभ्यास के पहले अभिलेखों का विकास किया है एवं प्रकाशन किया है जिस वर्ष में, वह है 1960 में। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1960 में। अगला प्रश्न है, व्यक्तिकरण के कार्यकर्ता के लिए गुण क्या है? ऑप्शन है मानव व्यवहार का ज्ञान, अभिमत तथा पूर्वाग्रहों से स्वतंत्र, परिप्रेक्ष्य को बनाए रखने की योग्यता, उपर्युक्त सभी। याद रखिएगा, व्यक्तिकरण के कार्यकर्ताओं के गुण में मानव व्यवहार का ज्ञान, अभिमत तथा पूर्वाग्रहों से स्वतंत्रता, परिप्रेक्ष्य को बनाए रखने की योग्यता, यह सभी हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, ट्रैकर के अनुसार सामूहिक निपुणता का कार्य क्या है? ऑप्शन है समूह परिस्थिति विश्लेषण की निपुणता, कार्यक्रम के विकास में निपुणता, मूल्यांकन में निपुणता या उपरोक्त सभी। तो याद रखिए, ट्रैकर के अनुसार समूह निपुणता के कार्य में समूह परिस्थिति विश्लेषण की निपुणता, कार्यक्रम के विकास में निपुणता, मूल्यांकन में निपुणता, तो यह सभी हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न दिया गया है, समूह गतिशीलता शब्द निर्देशित है करता है। ऑप्शन है बड़े समूहों का निर्माण, छोटे समूहों में सामंजस्यपूर्ण परिवर्तन, छोटे समूहों का विघटन, अनेक समूहों की अंतर्निर्भरता। समूह गतिशीलता शब्द निर्देशित करता है अनेक समूहों की अंतर्निर्भरता को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, समूह कार्य व्यवहार में कार्यक्रम नियोजन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? ऑप्शन है समूह के सदस्यों की सहभागिता, समूह के सदस्यों के हित, कार्यक्रम अंतर्वस्तु, उपर्युक्त सभी। तो याद रखिए, समूह कार्य व्यवहार में कार्यक्रम नियोजन में जो सम्मिलित है समूह के सदस्यों की सहभागिता, समूह के सदस्यों के हित, कार्यक्रम अंतर्वस्तु। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ समूह है? ऑप्शन दिए गए हैं पेशेवर समूह, अपने जीवन के पहलू का मूल्यांकन करने वाला समूह, अपेक्षाकृत एक बड़ा समूह, सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी का समर्थन समूह। एक संदर्भ समूह में अपने जीवन के पहलू का मूल्यांकन करने वाला समूह है। राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति में निहित अन्यन अंतर की पहचान, समूह प्रक्रिया का उपर्युक्त संशोधन, समस्या समाधान की प्रक्रिया में समूह के सदस्यों को शामिल होने के योग्य बनाना, सदस्यों के प्रति उदासीन मनोवृत्ति का सिद्धांत। तो याद रखिए कि समूह कार्य का सिद्धांत पूछा गया है नहीं है, तो वह सदस्यों के प्रति उदासीनता मनोवृत्ति का सिद्धांत नहीं है, बाकी सभी समूह कार्य के सिद्धांत में शामिल हैं। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ग्रुप वर्क का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है प्रगतिशील कार्यक्रम अनुभव, विशिष्ट उद्देश्य, समूह प्रयोग नियोजन, सतत मूल्यांकन। याद रखिए, ग्रुप वर्क का सिद्धांत जिसमें प्रगतिशील कार्यक्रम अनुभव शामिल है सिद्धांत में, विशिष्ट उद्देश्य शामिल है, समूह प्रयोग नियोजन इसमें शामिल नहीं है, सतत मूल्यांकन भी शामिल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समूह प्रयोग नियोजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टीम निर्माण में सन्निहित है? ऑप्शन दिए गए हैं टीम के सक्रिय सदस्यों को मान्यता देना, टीम की प्रगति में योगदान देने वाले सदस्यों को मान्यता देना, टीम के सभी सदस्यों को मान्यता देना, टीम के ज्ञानवान सदस्यों को मान्यता देना। तो याद रखिएगा, टीम निर्माण में सन्निहित है टीम के सभी सदस्यों को मान्यता देना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा
समूह कार्य अभ्यास का उपागम नहीं है? ऑप्शन है चिकित्सा पूरक, चिकित्सा मूलक, टास्क ओरिएंटेड, अलंकारिक। प्रश्न में कहा गया है समूह कार्य अभ्यास का उपागम नहीं है। अगर हम बात करें समूह कार्य उपागम की, अभ्यास का उपागम की, तो चिकित्सा पूरक, चिकित्सा मूलक और टास्क ओरिएंटेड, ये तीनों ही समूह कार्य अभ्यास के उपागम में शामिल हैं। अलंकारिक इसमें नहीं है। राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है समूह, सामाजिक समूह कार्य में समूह क्या है? ऑप्शन है सहज होता है, जिसे स्वतः प्रवर्तित कहा जाता है, अलग हो जाना होता है, नियोजित रूप से गठित होना होता है, असंगठित होता है। तो याद रखिए सामाजिक समूह कार्य में जो समूह है वह नियोजन रूप से गठित होना होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है समूह कार्य में समूह के विशिष्ट उद्देश्य बनते हैं। ऑप्शन है अन्य कार्यकर्ताओं के साथ परामर्श से, एजेंसी के साथ परामर्श से, कार्यकर्ता द्वारा सदस्यों के साथ सलाह से, कार्यकर्ता द्वारा समुदाय के सदस्यों के साथ परामर्श से। तो याद रखिएगा समूह कार्य में समूह के विशिष्ट उद्देश्य बनते हैं कार्यकर्ताओं द्वारा समुदाय के सदस्यों के साथ परामर्श से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सामाजिक समूह कार्य का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन है नियोजित समूह गठन, समूह गत्यात्मकता, प्रजातांत्रिक निर्णय, विशिष्ट कार्यक्रम। सामाजिक समूह कार्य का सिद्धांत प्रजातांत्रिक निर्णयन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सामाजिक समूह कार्य में परिवर्तन का प्रमुख उपकरण क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं कार्यक्रम का संगठन, नेतृत्व विकास, मार्ग निर्देशित समूह अंतरक्रियाएं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सामाजिक समूह कार्य में परिवर्तन का जो प्रमुख उपकरण है वह है कार्यक्रम का संगठन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी है। साथ ही अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। आपको सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी क्लास साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो बस आपको वीडियो को देखते रहना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।